हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं सर के। मज़े से सेशंस कर रहे हो, मज़ा आ रहा है इन सेशंस में। तो काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी नॉलेज मिल रहा होगा बच्चों इस सेशन में आप सबको। तो ध्यान रखना है कि इन सेशन के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करना है। इन सेशन का फोकस एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशंस हैं बच्चों ये। तो उतना डेप्थ में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कई चीज़ें या कई क्वेश्चंस, कई चीज़ें जो आपको मैं रेगुलर क्लासेस में कराता हूँ। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इन सेशंस को देख लें और कुछ प्रैक्टिस ना करें तो भी हो जाएगा। नहीं, सेशन आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट साथ साथ खुद भी एफर्ट डालना है। तो सर के एफर्ट के साथ साथ खुद भी एफर्ट डालो। तो आज क्या लाए हो सर? तो आज एक डिमांड और थी बच्चों की। क्या डिमांड थी सर? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। तो वो डिमांड पूरी करने बच्चों के लिए सर आ गए हैं। एक ये भी अच्छा टॉपिक लेके आऊँ। देखो मैं कितने अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आता हूँ। कई बार बच्चे मुझे रेशो के लिए भी कह रहे हैं सर रेशो एनालिसिस लाऊंगा, कंसोलिडेशन भी लेके आऊँगा, कैश फ्लो भी लेके आऊँगा। तो मेजर मेजर टॉपिक वो भी आपके लिए लाऊंगा। बट अभी आज मेरे साथ करो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मेरी नज़र में देखो एक कंपनी या एक इंसान तीन तरीके से जनरली बिजनेस कर सकता है। एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोल प्रोप्राइटर, एज अ पार्टनरशिप मिलके, और एज अ कंपनी, मतलब रजिस्टर्ड करा के अपने आप को। तो बच्चों यहाँ फंडा क्या है, हमारे एसीसी का फंडा क्या है? बहुत ज्यादा फोकस ना इंडिविजुअल और पार्टनरशिप पे नहीं है भाई। आप एसीसी जनरली पार्टनरशिप में काम ही नहीं करते हैं, तो हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग इतनी पढ़ाई नहीं जाती है। आप जनरली एमएनसीज में ग्लोबल लेवल पे काम करते हो, तो हमारा ज्यादा फोकस ना कंपनी अकाउंटिंग पे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। तो ये चैप्टर बहुत रिलेट होता है उस बच्चे का जिसने कंपनी अकाउंट्स 12th में पढ़ी होगी। नहीं भी पढ़ी तो यहाँ पे बहुत बेसिक है, उतना कोई डेप्थ नहीं है। वहाँ तो आप कई लेक्चर्स कई दिनों तक पढ़ते हो, यहाँ तो बहुत आपको 2-4 घंटे के टॉपिक्स हैं ये। उतना ही टाइम लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। ध्यान रखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक कंपनी को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो कहता है कि 3 सोर्स हैं जहाँ से आप पैसा उठा सकते हो। सर कौन कौन से 3 सोर्स हैं? डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अपने पास ये 3 तरीका है जिससे पैसा आ जाता है। तो चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट सिखाता है, कंपनी की अकाउंटिंग सिखाता है। एक तरीके से आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीख रहे हो इस चैप्टर में, जो कि बड़ी माइन्यूट लेवल में है, बहुत डिटेल्ड में नहीं है। जितनी चाहिए उतनी है, ना कम ना ज्यादा भाई। अति, एक्सेस इज बैड ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की एक्सेस इज बैड। सेम फॉर स्टडीज, सेम फॉर टॉपिक। तो आपके लिए उतना ही रखा है जितना जरूरत है ना। खाना ज्यादा खाओ तो दिक्कत, ना खाओ तो दिक्कत। इंस्टाग्राम ज्यादा चलाओ तो दिक्कत, ना चलाओ तो दिक्कत। तो जिंदगी में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और वही चैप्टर है, कहता है कि कंपनी आपसे फंडिंग उठा सकती है 3 तरीके से। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर। डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर सर पढ़ पढ़ के थक गए, इनके बारे में तो बहुत पता है। सर क्या बताने वाले हो? तो जो पता है वही बताने वाला हूँ। डेट क्या होता है? डेट होते हैं गेस्ट, जैसे अपने घर के गेस्ट होते हैं ना। सर आप गेस्ट को डेट कह रहे हो? अरे एनालॉजी है एक सिंपल सी सर की। लोन, जैसे लोन होता है ना, डेट आप वैसे समझ लो, लोन को हम डेट बोलते हैं। तो एक कंपनी लोन ले सकती है। और जैसे गेस्ट है, गेस्ट का क्या है? वो कुछ टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा, हमेशा रहेगा अपने साथ नहीं। और गेस्ट को अपन से पहले सब कुछ मिलता है भाई। ऐसा थोड़ी है आपने समोसा मंगाया, पहले खुद खा लिया फिर गेस्ट को खिला रहे हो। पहले गेस्ट से पूछते हो फिर खुद खाते हो। गेस्ट के खाने के बाद अपन खाते हैं। तो गेस्ट कितना ही डेट होता है। कंपनी अगर लोन लेती है तो पहले इनको पेमेंट करेगी अपने प्रॉफिट में से, अपनी कमाई में से, फिर बाकियों की बात आती है। और इनको एक दिन वापस भी जाना होता है, रिडीमेबल होते हैं ये, पूरे जिंदगी हमारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। गेस्ट हैं, कुछ पल 2 पल के साथ है हमारे। इक्विटी, सर इक्विटी क्या है? इक्विटी है भाई फैमिली मेंबर, घर के मेंबर, ये पूरी जिंदगी रहेंगे, इनका साथ रहेंगे भाई। कुछ मिल गया अच्छा, नहीं मिला, अब घर के बच्चे हैं भाई, कुछ मिला तो ले लेते हैं अपन लोग। गेस्ट ने कुछ छोड़ दिया, कुछ बच गया तो कुछ समोसे बच गए तो अपन ने खा लिए, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, जय राम जी की, अगली बार देखेंगे। फिर आएंगे नए नए पल, नए दिन, तब की बात करेंगे। तो डेट और इक्विटी का बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। डेट मतलब गेस्ट और इक्विटी मतलब घर वाले, जो पूरी जिंदगी रहेंगे। कुछ हुआ एंड में बचा तो लेते हैं, संत है भाई, साधु है। कुछ बचा तो ठीक, नहीं बचा तो ठीक, दोनों चीजों में ओके।
और प्रेफरेंस शेयर ये है बीच के समझ रहे हो, दोनों के बीच के डेट और इक्विटी के। आधे गेस्ट हैं आधे घर वाले, मतलब इनको इन दोनों के बीच में प्रेफरेंस मिलती है। इनकी इज्जत आधी गेस्ट वाली है आधी डेट वाली है। जैसे घर में टेनेंट होता है ना, किराए पे रहने वाला पेइंग गेस्ट होता है, उस टाइप के कुछ हैं। पेमेंट फिक्स मिलती रहती है, घर वालों के साथ रहते हैं, ये नहीं कि हो सकता है पूरे टाइम रहें भी या कभी चले जाएं, कुछ फिक्स नहीं है इनका। दोनों के बीच के हाइब्रिड है ये प्रेफरेंस शेयर, डेट और इक्विटी। तो करेंगे बात इस पे। अब बारी बारी ना इन तीनों की अकाउंटिंग पढ़नी है, यही चैप्टर है, तीनों की अकाउंटिंग पढ़ाता है। पहली अकाउंटिंग है डेट की अकाउंटिंग फॉर डेट फाइनेंस, लोन की। तो लोन की अकाउंटिंग ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं आती है ना। देखो लोन मतलब क्या, लोन मतलब लोन, आप लोन लोगे तो डेबिट क्या करोगे, कैश, और लोन आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट क्या करोगे, लोन। तो बहुत कुछ है ही नहीं आपको इसकी, आपने शायद 11th-12th में बहुत ज्यादा पढ़ रखा होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी बात से खत्म कर देता है। डेट कैरी एन ऑब्लिगेशन टू रिपे, सो इंटरेस्ट डिविडेंड ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट, और जो उसका पैसा पे करना है वो फाइनेंस कॉस्ट है। भाई डेट एक दिन जब देना है वापस, और उस पर अपन क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, देना ही देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ना दो। ये हमारे गेस्ट हैं जो एक दिन चले जाएंगे, इनको फिक्स्ड रिटर्न, आपको फिक्स पेमेंट या फिक्स चीजें देनी ही देनी है गेस्ट को। खास ख्याल रखना है, हमारे वीआईपी गेस्ट हैं ये, ठीक है, इनका बहुत ध्यान रखना है। तो ये देखो, बीबीसी कंपनी हैज $5 8% लोन नोट। 8% लोन नोट मतलब इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट भी बोलते हैं इसको। एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट एंड हाउ इट इज अकाउंटेड फॉर। भाई तुमने लोन लिया, कंपनी, तुमने कैश आया तुम्हारे पास 5 लाख का, और लोन आया तो 5 लाख की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। सर ठीक है, फिर क्या, उसके ऊपर क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। सर 8% का ब्याज बना, तो एनुअल इंटरेस्ट 8% 40,000 बन गया। बैंक टू लोन नोट और एंट्री लोन इंटरेस्ट की क्या होगी, फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक। भाई इंटरेस्ट पे करोगे तो डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट बैंक, और इंटरेस्ट अगर पे नहीं किया तो पेबल बना दोगे। इंटरेस्ट पेबल, लोन पेबल जो भी है क्रेडिट कर दोगे। तो ये बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बस यही शुरू और यही खत्म है एसीसी में। इसके अलावा कुछ भी मन में आ रहा है कि सर डेट के लिए हमने ये पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी सी अकाउंटिंग आपको डेट की पता होनी चाहिए। बस एक और बात ध्यान रखना, जनरली नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, आपको मालूम है पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू बोलते हैं हम। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है तो जनरली हम $100 मानते हैं। ये मैं एक अपना प्रो टिप दे रहा हूं आपको। जनरली आप कैसे निकालते हो इशू प्राइस, जिस भी इसमें तो आपको दे रखा था $5 लाख, $5 लाख ही 5 लाख दिया हुआ था। अच्छा एक और चीज, 1 मिलियन में बच्चों 6 जीरो होते हैं, तो ये मिलियन नहीं है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मिलियंस में और इन चीजों में, तो वो भी मैं बता दिया। तो पार वैल्यू कितना मानना है, $100 आपको पार वैल्यू लेके चलना है, नॉमिनल वैल्यू लेके चलना है, मिनिमम वैल्यू $100 लेके चलना है डेट का। अगर आपको शेयर्स दिए हुए हैं, इशू प्राइस दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप अकाउंटिंग कर दोगे। नंबर ऑफ डिबेंचर दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू मार्केट प्राइस, इशू प्राइस जो भी है, ठीक है सर। इसके बाद अगला गम आता है इक्विटी का, कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करें। तो इक्विटी के अंदर ध्यान रखो 3 तरीके की इक्विटी की अकाउंटिंग है, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, और खत्म हो जाती है। कुछ नहीं, और वो जरा सी बात है, वो कुछ भी नहीं कि 4 फीचर, फर्स्ट कॉल, 5th कॉल, कॉल पे कॉल, अपने यहाँ पे नो कॉल। मकसद सिर्फ अकाउंटिंग, मोटा मोटा अकाउंटिंग सिखाना है, कोई आपको कॉलर बनाना नहीं है। ये नहीं बैठ के ब्रेकअप डाल रखा है, बैठ के एंट्रियां बना रहे हो, अभी ये सब काम थोड़ी करोगे आप कि कितनी बारी में कॉल आई, समझ गए मीनिंग, एक बारी में समझ गए उतना चाहिए। 11th-12th में भी बच्चों को गलत करा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं बच्चों से, बैठ के बनाए जा रहे हैं बच्चे भी, एग्जाम में भी बना के आ जाते हैं और बन के आ जाते हैं। बनाना बनना नहीं है यार, कोर एरिया पे फोकस करना। और वो बहुत अच्छा है यहाँ पे कि आपको बस मोटा अकाउंटिंग बता दिया कि यार शेयर इशू करेंगे, तो मान लो जनरल एंट्री इशूड 1 लाख शेयर्स एट 3 पार $1। अच्छा पार क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आप जिसको बोलते हो। ₹1 का इशू प्राइस कितना है, 3। तो फंडा क्या है, बस इतना सा कि बैंक में कितना जाएगा, 3 लाख, पैसा कितना मिला, ₹3 के हिसाब से 3 लाख। नॉमिनल वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल में जाएगी, पार वैल्यू शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल, मतलब इससे कम पे आप शेयर इशू नहीं कर सकते। लॉ फिक्स करता है ये मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन होगी। $1 इज अवर नॉमिनल वैल्यू, 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा मिला, सर ये कैसे निकालेंगे, इशू प्राइस माइनस नॉमिनल वैल्यू, मतलब 3 - 1 यानी 2, 1 लाख इंटू 2,
1 लाख इंटू 2। तो चाहे आईपीओ हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर हो, चाहे फर्दर पब्लिक ऑफर हो, अकाउंटेंट को क्या मतलब? अकाउंटेंट को अकाउंटिंग से मतलब है। चाहे आप पैसा आईपीओ में लो पहली बार या फिर बार बार, कभी भी आप पैसा लो, मुझे तो आप अकाउंटिंग पूछते हो तो मैं अकाउंटिंग बता देता हूं। पैसा आएगा बैंक, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। और आप 12th वाले बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर एप्लीकेशन आती थी, अलॉटमेंट आती थी, फर्स्ट कॉल आती थी, सेकंड कॉल आती थी, भाई हमने भी पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है। 11th 12th को पढ़ा पढ़ा के छोड़ दिया बच्चा, तो पता हमें भी है। बट वो सब यहाँ पे अल्टीमेटली सारी एंट्री जोड़ोगे तो बनेगी तो यही ना, यही पैसा टुकड़ों में आता है ना, तो यही मेन सीखना है यहाँ पे। तो डेबिट बैंक, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। सर राइट इशू क्या होता है? तो अकाउंटिंग तो इसकी भी सेम ही होती है बच्चा, राइट इशू की, बस कुछ बातें समझ लेना, सेम यही एंट्री पास होती है। राइट इशू में क्या होता है कि ये शेयर एक तरीके से प्रीएम्पशन राइट होते हैं, ये कोई टेक ओवर ना कर पाए तो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही पहला ऑफर देते हो, बाहर के बंदे ना आ पाए। मतलब राइट इशू कैसा है? ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आपको और पैसे चाहिए तो आप किससे मांगने चाहिए? आपको जिसने आप पे पहले भरोसा किया उस पे, या किसी अनजान पे? आप किसी अनजान के पास चले जाओगे या किसी अपने के पास जाओगे पहले? यही गलती है दुनिया की, लोग अनजान पे जल्दी भरोसा करते हैं, अपनों पे नहीं। अपने थोड़े कड़वे होते हैं ना, ध्यान रखना, पहले अपने के पास जाना चाहिए। कंपनी भी क्या करती है? राइट इशू लेके आती है, पहले उनको ऑफर करती हैं जो एग्जिस्टिंग पैसा लगा चुके हैं। भाई तुम हम पे पैसा लगा चुके हो, तुम हमें और पैसा देने के लिए तैयार हो? हाँ, वो मना कर दें ठीक है, फिर जाओ ऑब्वियसली। बट अगर राइट इशू का मकसद ही क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा लेना, और उनको अपन शेयर थोड़ा सस्ता देते हैं। अच्छा, किससे सस्ता देते हैं? मार्केट वैल्यू से सस्ता, नॉमिनल वैल्यू से सस्ता नहीं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना, नॉमिनल वैल्यू से सस्ता नहीं दे सकते। नॉमिनल वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू, उससे कम तो लॉ ही नहीं अलाउ करता, वो तो इलीगल हो जाएगा। बट अपन डिस्काउंट किससे दे सकते हैं? मार्केट प्राइस से। और वो ऑब्वियस भी है, भाई वो तुम्हारे में पैसा क्यों लगाएंगे? तुम उनको इज्जत भी तो दो, वो पुराने बंदे हैं तो उनको कुछ सस्ता भी दो। तो मान लो मार्केट प्राइस अगर जैसे $3 का था, तो अपन कहेंगे भाई तुमसे पैसा ले लेंगे $2 पे, दुनिया के लिए हमारा शेयर $3 का है, आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो इस डिस्काउंट को क्या रिकॉर्ड करना है? नहीं करना। शेयर का इशू प्राइस है कितना मान लेना है? $2 का। $1 चला जाएगा शेयर प्रीमियम में, $1 चला जाएगा शेयर कैपिटल में। समझ रहे हो ना बात? रिलेट हो पा रही होंगी ना? तो ये ध्यान रखना है, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, और राइट इशू में जनरली एक एक्सचेंज रेशो होती है, आपको एक्सचेंज रेशो फॉलो करनी पड़ती है। जैसे मान लो 1:2, तो हर दो वाले को एक, मतलब जनरली 1:1 नहीं मिलता। आपके पास पुराने कितने शेयर होने चाहिए ताकि आपको नए शेयर मिल पाए? तो जिस 1:2 का मतलब क्या है? नीचे वाले अपन देखते हैं कितने होने चाहिए और कितने मिलेंगे, न्यूमरेटर। 1:2 का मतलब क्या है? 1/2। इस रेशो को पढ़ना, इसे एक्सचेंज रेशो बोलते हैं। बोनस इशू राइट इशू दोनों में लगती है। जैसे 1/5, तो अगर 5 शेयर है तो एक मिलेगा। 1/2, 2 शेयर है तो एक मिलेगा। 2 शेयर है तो एक मिलेगा। मान लो मेरे पे 2000 शेयर है तो कितने मिलेंगे? 1000। 10,000 शेयर है तो कितने मिलेंगे? 5000। तो जितने शेयर है उसके आधे मिलेंगे तुम्हें राइट शेयर। तो एग्जाम में कई बार आपको बता रखा होगा कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर हैं 10,000, एक्सचेंज रेशियो है 1:2, तो बताओ कितने राइट इशू? तो बताओ कितने राइट इशू? 5,000 राइट इशू। 10,000 इंटू 1/2, 10,000 इंटू 1/2। तो बच्चे एक्सचेंज रेशियो में गलती कर देते हैं। कंसेप्ट में तो कौन गलती कर रहा है? गलतियां ही वहां हो रही हैं जहां नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में गलती कर दे रहे हो, मैथ्स में गलती कर दे रहे हो, रेशो को नहीं समझ रहे हो, तो वहीं ध्यान दो ना जहां गलती हो रही है। 1:2 या 2:1 का 2:1 लिखा तो क्या मतलब हुआ? हर एक को दो। भाई जो क्वेश्चन बोले वैसा कर देंगे लॉजिकली, चाहे गलत भी हो, क्वेश्चन भगवान है। तो हर एक शेयर होल्डर को 2 राइट शेयर मिलेंगे। ठीक है, 2:1, 1:2 राइट इशू हो गया। सर बोनस इशू क्या है? देखो राइट इशू के लिए सेम एंट्री एज अबव, प्राइसिंग यूजुअली डिस्काउंटेड। एंट्री सेम होनी है, बस सस्ते में होनी है। 3 लाख की जगह 2 लाख की होगी, ये 1 लाख 1 लाख दोनों में आ जाएगा। तो राइट इशू में अकाउंटिंग तो मुझे कुछ पढ़ानी नहीं, 2 बातें नहीं बताई। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है सस्ते में, इट इज ऑफर्ड। ऑफर्ड वर्ड क्या है? ऑफर्ड, ध्यान रखना। कोई लेना चाहे तो ले, वरना ना ले। राइट इशू कंपल्शन नहीं है। अच्छा, जिसने ले लिया उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी, जिसने नहीं लिया उसकी घट जाएगी। ऑब्वियस है भाई। अपने घर में 3 मेंबर हैं, ए बी सी। ए और बी ले लेते हैं, सी नहीं लेता, तो सी की शेयर होल्डिंग घट गई। अब कोई नया बंदा डी आ गया तो उसको भी कंपनी में हक मिल गया। तो अगर तुम्हें मेंटेन रखना है तो राइट इशू को ले लो, तुम्हें ही अपना हक घर में बनाए रखना है तो राइट इशू को सब्सक्राइब कर लो। ये ऑफर है। किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस से सस्ते में मिलता है। और किस में मिलता है? एक्सचेंज रेशो में। सर एक्सचेंज रेशो कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। जो भी एक्सचेंज रेशो है, 2:5 हर 5 होल्डर को 2, 3:5 हर 5 वाले को 3, जो भी है, जिंदगी है।
बोनस इशू तो मजे की बात है। बोनस इशू कंपनी का प्यार है, फ्री का प्यार। जब कंपनी बहुत मेहरबान हो जाती है, कंपनी को बहुत प्यार आता है अपने शेयर होल्डर पे, तो कहती है कि अब हम पे बहुत रिजर्व है, हम बोनस इशू करेंगे, आपको फ्री में शेयर देंगे। फ्री में सर, हालांकि फ्री क्या होता है, देयर इज नो फ्री लंचेस। फ्री कुछ नहीं है, आप ही के पुराने प्रॉफिट को, मतलब कंपनी आप ही के शेयर प्रीमियम को डेबिट करती है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देती है। और शेयर प्रीमियम नहीं है तो रिटेन अर्निंग को। अल्टीमेटली शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग था तो आप ही का, आप ही के शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग को डेबिट करके आपको शेयर दे दिए। फ्री शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम रिजर्व। सर समझे नहीं, समझो तो मेरे दोस्त। बोनस शेयर मतलब फ्री शेयर कोई भी रेशो में दिया है, वो रेशो तो वही सेम कंसेप्ट है, 1:2, 2:1, जो भी बोला है उस रेशो से मल्टीप्लाई करके बोनस शेयर निकाल देना। और हाँ एक बात, ये हमेशा इशू होते हैं नॉमिनल वैल्यू पे। इनका कोई मतलब नहीं है मार्केट वैल्यू और कोई और वैल्यू, हमेशा किस वैल्यू पे मानना है, नॉमिनल वैल्यू पे। क्वेश्चन ना भी बोला हो तो भी किस पे मानना है, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कौन सी वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू, उसी वैल्यू पे इसको क्या मानना है, बोनस इशू को। तो बोनस इशू हमेशा बच्चा इशू होगा नॉमिनल वैल्यू पे। समझे क्या, गई क्या दिल तक बात, नहीं गई? गई सर, बिल्कुल गई, जानी है। तो नॉमिनल वैल्यू यहां पे ध्यान रखना है, शेयर प्रीमियम क्रेडिट शेयर कैपिटल कर देना बच्चा। शेयर प्रीमियम कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि फ्री है तो किसको डेबिट करोगे, या तो प्रीमियम को या रिटेन को। लॉस है एक तरीके से, यहीं से जाएगा। और नॉमिनल वैल्यू पे इशू होता है। और एक्सचेंज रेशो आपको देखनी है, जो भी एक्सचेंज रेशो क्वेश्चन में गिवन है, जितने भी पुराने बोनस इशू से पुराने शेयर हैं उस पर एक्सचेंज रेशो लगा देना, बोनस इशू से एक दिन पहले तक के शेयर देखना। डिविडेंड, फिर आ जाता है डिविडेंड। डिविडेंड मालूम है क्या होता है? जब ये टॉपिक मैंने पहली बार पढ़ा था ना बच्चों, डिविडेंड, अपना बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो स्कूल में सुना मैंने, मेरा दोस्त साथ में बैठा हुआ था, तो सर डिविडेंड पढ़ा के गए। वो टॉपिक पे मेरा इतना ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था, किसी और के ख्यालों पे थे। तो मैंने पूछा अपने दोस्त से, भाई क्या पढ़ाया सर ने आज एंड में, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा सर ने पढ़ाया डिविडेंड। मैंने कहा डिविडेंड क्या होता है? उसने एक जवाब दिया मुझे, कहता लाभांश, लाभ का अंश, लाभांश। भाई वो दिन का दिन है और आज का दिन है, जब डिविडेंड सुनता हूं तो वो लाभांश दिमाग में आ जाता है। क्या शुद्ध हिंदी उसने मेरे पे फेंकी, और बिल्कुल बात समझ भी आ जाती है। डिविडेंड उससे ही समझ आ गया मुझे, लाभ का अंश मतलब लाभ का शेयर, तो डिविडेंड होता है प्रॉफिट का शेयर। जब कंपनी कमाएगी तभी दे पाएगी, लाभ हुआ तो मिलेगा वरना मिलेगा नहीं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। और डिविडेंड जनरली इक्विटी को मिलता है। डिविडेंड आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नॉट मैंडेटरी, पेड ओनली इफ डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड। तभी पे होगा जब ये डिक्लेयर होगा और अप्रूव होगा। तो कई तरीके से होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू, पर शेयर, तीन तरीके से एग्जाम में दिया हो सकता है। तीनों तरीके से आपको कैसे निकालना है मैंने बता दिया। अगर डिविडेंड जनरली पार वैल्यू पे होता है, नॉमिनल वैल्यू पे दिया, मान लो 10%, तो शेयर कैपिटल मान लो 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% 50,000, तो 2 लाख शेयर हैं, 0.50 नॉमिनल वैल्यू है, 8% डिविडेंड तो 8,000 पर शेयर दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर। अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोला है कि प्रॉफिट का 10%, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में दिया हो तो टैकल कर लेना, घबराना मत। और एक चीज, 2-3 चीजें और बता देता हूं कि 2 तरीके के डिविडेंड होते हैं। एक होता है इंटरिम, जो साल के बीच में दिया जाता है, और एक आपका होता है फाइनल, जो साल के एंड में दिया जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अप्रूव करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले प्रपोज करते हैं। सर किसको प्रपोज कर रहे हो? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं शेयर होल्डर को, और फिर शेयर होल्डर इसको डिक्लेयर करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो इसमें कुछ टाइम लगता है, समझना फर्क। इंटरिम डिविडेंड होता है साल के बीच में ही डिविडेंड, साल के बीच में अपनी मर्जी से खुशी से कुछ क्वार्टर के बेस पे डिविडेंड दे दिया तो वो मैनेजमेंट ही दे देती है, उसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, जिस साल आया उसी साल डिक्लेयर हो जाता है, पे हो जाता है। बट फाइनल डिविडेंड हो सकता है कि प्रपोज इस साल हुआ हो, अप्रूव अगले साल हो, पे अगले साल हो, डिक्लेयर अगले साल हो। तो यहां भी पढ़ेंगे, कुछ बात ध्यान रखना। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, ओनली रिकॉर्ड डिविडेंड व्हेन पेड, याद रखो, प्रपोज डिविडेंड आर डिस्क्लोज इन नोट्स नॉट रिकॉर्डेड। अगर डिविडेंड प्रपोज्ड है बट पे अगले साल हुआ है
तो भाई अभी तो सिर्फ प्रपोज हुआ है, आपने उनको बोला है, उनका रिप्लाई भी तो आने दो। ये मान के बैठ जाओगे कि आपने प्रपोज करते ही सामने वाले की हाँ ही है? हमें कौन मना कर सकता है? तुम्हें ही तो मना कर सकता है, और किसको मना कर सकता है बेटा? तो समझो, प्रपोज डिविडेंड आर डिस्क्लोज इन नोट्स, प्रपोज डिविडेंड नोट्स में डिस्क्लोज होंगे, प्रपोज डिविडेंड नोट्स में डिस्क्लोज होंगे, ठीक है, बट रिकॉर्ड नहीं होंगे। आप उनको डिस्क्लोजर डाल दो, बता दो कि हमने प्रपोज किया हुआ है भाई फलाना को, शेयर होल्डर्स को हमने प्रपोज किया हुआ है, बट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। इनकी अकाउंटिंग मत करना। अकाउंटिंग कब करना, ये एंट्री कब पास करना? रिटेन अर्निंग डेबिट क्रेडिट बैंक, रिटेन अर्निंग डेबिट प्रॉफिट कम हो रहा है, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है, और बैंक क्रेडिट एंट्री कब पास करना? ये एंट्री तब पास करना जब वो डिक्लेयर हो जाए। इस साल हुए तो इस साल, अगले साल होते तो अगले साल। अच्छा, इंट्रीम के साथ ये चक्कर नहीं है, क्योंकि इंट्रीम प्रपोज ही नहीं होते, सीधा डिक्लेयर होते। जैसे ब्लूमर कंपनी, एक एग्जांपल लेके आया हूं, प्रपोज्ड किया उनको 31 दिसंबर को और पे करा मार्च को। तो बच्चा, अगर मैंने प्रपोज किया है 31 दिसंबर को और पे किया है मार्च में, इंटरिम डिविडेंड का क्या है? सितंबर में। और ये प्रपोज अगेन ऑन 31st, एंड 31st को ये प्रपोज किया है। कहता है हमारा ईयर कौन सा है? ईयर 2012 है। 2000 x को 1 पढ़ लेते हैं, 2012। तो ये प्रपोज 2001 का था, ये 2012 में रिकॉर्ड होगा, ये होगा रिकॉर्ड। इंटरिम डिविडेंड ये भी 2012 में हुआ है, ये रिकॉर्ड होगा। ये 2012 में प्रपोज हुआ है, तो ये 2013 में जाके डिक्लेयर होगा, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? डिस्क्लोजर। बता तो देंगे दुनिया को, डिस्क्लोज तो कर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। तो ओनली 150 इज पेड ड्यूरिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, 150, सो दैट इज रिकॉर्डेड डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट बैंक, एंड दिस 1,30,000 इट शुड बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। बार बार बता रहा हूं कि प्रपोज डिविडेंड को ये नहीं कि आप एग्जाम में लिखा हो कि कुछ भी नहीं होता, टोटल इग्नोर नहीं करते। वी डू नॉट रिकॉर्ड बट वी डिस्क्लोज। ये हमारे लिए एज पर IAS 10B ये हमारा क्या है? मटेरियल इवेंट है। इट इज अ मटेरियल इवेंट एंड इट शुड बी डिस्क्लोज। ऑल्दो प्रपोज डिविडेंड आपका जब डिक्लेयर होगा तभी रिकॉर्ड होगा, नॉन एग्जिस्टिंग मानते हैं इसको, बट इसका डिस्क्लोजर कंपलसरी है क्योंकि ये एक मटेरियल इवेंट है। ओनली पेड डिविडेंड्स आर रिकॉर्डेड इन SOCI। अच्छा, इनकी रिकॉर्डिंग कहां से होती है? इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। SOCI तो आप सब जानते होंगे। हमारी जो स्टेटमेंट बनती है उसमें 3 प्रोमिनेंट स्टेटमेंट कौन सी हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड OCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड देन बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या और दो को भी नाम ले ही ले, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो SOCI में से डिविडेंड पे होंगे, क्योंकि कभी PNL में से तो होंगे नहीं, PNL से तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कहां जाता है? SOCI में, और वो SOCI से माइनस होता है। अभी SOCI आपको थोड़ा बता भी दूंगा। तो डिविडेंड की पेमेंट रिकॉर्ड कहां से होते हैं? तो मोटा मोटा पॉइंट देखना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आगे, इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बार बता दूं। पहली बात तो इंटरिम, अगर डिविडेंड इंटरिम है मतलब बीच का है, तो वो जब उसी साल रिकॉर्ड होगा जिस साल पे हुआ है, वो उसी साल पे ही होता है सीधा। फाइनल है, तो यहां पे आपको थोड़ी बात ध्यान रखनी है भाई, अगर तुम प्रपोज कर रखे हो तो प्रपोज है, इसको दुनिया को बता दो, डिस्क्लोज कर दो, बट रिकॉर्ड मत करना, ठीक? रिकॉर्ड कब करोगे? जब पे होगा। अच्छा, डिविडेंड पेमेंट होती कहां से? रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग में भी कहां पे? SOCI से, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर, अब मैंने बताया ना, ये प्रेफरेंस शेयर है बीच के, जिनमें दोनों क्वालिटी है। ये आधे तो हैं इक्विटी और ये आधे तो हैं डेट। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करें? देखो, आज की डेट में प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल खत्म से हो गए हैं, लुप्त से हो गए। पहले हुआ करता था इनका चलन, अब कोई भाई, इनको दोनों क्वालिटी है इनमें, कौन ये बनना चाहेगा? इक्विटी वाली क्वालिटी भी है, डेट वाली क्वालिटी भी है। तो बीच का नहीं, आपको दोनों के बीच में नहीं रहना, या तो आप डेट हो या इक्विटी हो। इसलिए प्रेफरेंस शेयर की अकाउंटिंग भी कुछ इस तरीके की है। वो कहता है कि अपन सिर्फ ये देखेंगे कि ये प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। ये क्योंकि दोनों क्वालिटी रखते हैं, तो इनकी अकाउंटिंग अपन ये प्रोमिनेंटली ये देखेंगे कि इनका रिडम्पशन कब है। क्या ये घर से कभी जाएंगे या पूरी जिंदगी घर पे रहेंगे, ये हम इनसे पहले पूछ लेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर कहते हैं मैं इररिडीमेबल हूं, मुझे कभी भी इस घर से नहीं जाना, बस मेरे को मेरी पेमेंट आप फिक्स करते रहना, तो लोग कहता है फिर ये इक्विटी है, फिर ये दिल जानी है, फिर ये घर के मेंबर ही हैं, बस नाम इनका प्रेफरेंस है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीगली तुम कह सकते हो हम प्रेफरेंस शेयर हैं, बट सब्सटेंस में रियलिटी में तुम क्या हो? सब्सटेंस में रियलिटी में तुम घर वाले हो, तुम इक्विटी जैसे ही हो। भाई इक्विटी भी कभी घर से नहीं जाती, तुम भी कभी घर से नहीं जाते। फर्क है कि तुम्हें पेमेंट थोड़ी फिक्स्ड मिलती रहेंगी, ठीक है, तुम्हें पेमेंट अपन करते रहेंगे, जो वादा किया है वो करते रहेंगे। इक्विटी को बस पेमेंट भी अपन नहीं देते। तो सारा नेचर तो तुम्हारा इक्विटी से मिल रहा है, मतलब तुम्हारा प्रोमिनेंट नेचर कौन है? इक्विटी, क्योंकि डेट है तो जाएगा, कहानी यही है। भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? सब्सटेंस को देखो, फॉर्म को नहीं देखो। जैसे भगवान कृष्ण की हमें पता है कि दो मम्मी है, दो मॉम है भगवान कृष्ण की, पता है ये सब बात सबको। तो मैया यशोदा है, मैया देवकी है, एक है जिन्होंने उनको जन्म दिया, एक जिन्होंने पाला पोसा। तो लीगल मॉम कौन है? भाई देवकी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया, वो उनकी लीगल मॉम है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म क्या है? देवकी माता। बट आप किसी से भी पूछोगे कि कृष्ण जी की मदर कौन है, तो सब पहला नाम यशोदा जी का ही लेंगे, क्योंकि सब्सटेंस में रियलिटी में उनको बड़ा किसने किया? बॉर्न ब्रॉट अप वो किसके पास हुए? भाई बड़े तो वो यशोदा मैया के पास हुए। तो आपको ये बात समझनी है कि अकाउंट्स भी यही कहता है कि लीगल फॉर्म से अकाउंटिंग हमेशा मत करो। लीगली तो आपको दिख रहा है कि ये प्रेफरेंस शेयर है, ये इक्विटी नहीं है, बट इसकी रियलिटी, इसके सारे सिम्टम्स, इसके सारे असलियत क्या सिग्निफाई करती है कि दैट इज इट इज एन इक्विटी। तो ट्रीट इरिडीमेबल है तो इक्विटी की तरह, और एक बार इक्विटी बन गया तो क्या दिक्कत है? फिर इसका डिविडेंड भी कहां जाएगा? सोकी में। भाई सारी इज्जत फिर तुम्हें इक्विटी जैसे मिलेगी। अब तुम भाई इक्विटी बन गए हो, इज्जत इक्विटी वाली, बेइज्जती इक्विटी वाली। लाइक एन इक्विटी, डिविडेंड, एप्रोप्रिएशन, डेबिट, रिटेन अर्निंग, क्रेडिट बैंक। तुम दिखोगे भी अब इक्विटी के अंदर। मालूम है तुम्हें इक्विटी में 4 चीजें होती है ना? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, अब 5 हो जाएंगी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तुम्हारी इज्जत अब बढ़ गई है, तुम इक्विटी में दिख रहे हो, घर के मेंबर में तुम्हारी काउंटिंग होगी, घर के 4 नहीं 5 मेंबर हो गए, और तुम्हारा डिविडेंड भी वहीं जाएगा जहां इक्विटी का जाता है, सोकी में, रिटेन अर्निंग कॉलम में। सोकी में 4 कॉलम होते हैं। और अगर आप रिडीमेबल हो तो भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाएंगे। फिर तुम और डेट में क्या ही फर्क है? वो भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे। तो तुम घर में दिख रहे हो, अपनापन दिखा रहे हो, बट वो झूठा है। तुम चले ही जाओगे तो तुम भी लाइबिलिटी हो। तुम्हें नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे तो इनको कहां दिखाओगे आप? नॉन करंट लाइबिलिटी में। और इनकी पेमेंट को जैसे इंटरेस्ट को ट्रीट करते हो, मतलब पीएनएल में डालते हो, इनको इंटरेस्ट की तरह ही ट्रीट करना है। सर इनके डिविडेंड को इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करना है? हाँ बच्चा, जो अकाउंटिंग कहता है वो फॉलो करना है। इनको जो पे करना है फिर वो सोकी में नहीं जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लोन है ये, और लोन का पेमेंट भी इंटरेस्ट है, जो कि पीएनएल में जाके शो करोगे फाइनेंस कॉस्ट के साथ। ठीक है सर। अच्छा सर, सोकी 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 कर रहे थे, तो सोकी बता दो। तो सोकी में बच्चों 4 चीजें आती है। अच्छा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो 5वीं भी आ सकती है, बट ये 4 चीजें आती है: शेयर कैपिटल, एक्स्ट्रा शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन एंड रिटेन अर्निंग। तो थोड़ा थोड़ा याद हो गए तो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पार वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, एक्सिस ऑफ इशू प्राइस ओवर पार वैल्यू मतलब प्रीमियम, एक्स्ट्रा, अनरियलाइज्ड गेन ऑन असेट रिवैल्यूएशन ओसीआई, रिवैल्यूएशन गेन आईएस 16, रिटेन अर्निंग जो हम ओवर द पीरियड कमा रहे हैं, डिविडेंड जो पे कर रहे हैं। सर रिटेन अर्निंग में से 2 जनों के डिविडेंड माइनस होंगे, इक्विटी के और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के। ये क्या आ गया? ये क्वेश्चन आ गया। जाते जाते एक क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं। तो बताओ सर क्या है? Which of these statement about limited liability companies are correct? A company might make a bonus issue of share to raise fund for expansion. अरे यार पढ़ लो जरा, देखो पहला सही है ना या गलत है? अरे बोनस इशू से पैसा आएगा क्या? बता दो जरा। A company might make bonus issue to share the raise the fund for expansion. इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात कर सकती है कंपनी? अरे बोनस इशू से कभी पैसा आ सकता है? मतलब फ्री के शेयर से कभी पैसा थोड़ी आएगा। वो दोस्त कभी पार्टी थोड़ी दे देगा जो कभी नहीं देता। वो तो बोनस है, वो तो साथ आता है, गले पे लटक के आता है हमारे। उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो हमारे को आज पार्टी दे देगा, और ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसके 2 लगा देते हो। तो कैसी बात कर रहा है बहकी बहकी? तू बैठ, अपन है, तू बस साथ रहा कर। वही बोनस इशू है। नो कैश रिसीव्ड व्हेन अ कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ शेयर, इंस्टेड अदर रिजर्व आर कैपिटलाइज्ड एंड रिक्लासिफाइड एज शेयर कैपिटल। ये क्या है? मतलब ये क्वेश्चन क्या समझ रहा है? कहता है राइट इशू में कैश नहीं आता, ऊपर बोनस इशू में कैश आता है, राइट इशू में कैश नहीं आता। इसी से तो कैश आता है, यही तो वो दोस्त है जो खर्चा करता है, इसी से ग्रुप चल रहा है। राइट इशू से पैसा नहीं आएगा तो कहां से पैसा आएगा? समझे बात? तीसरा पॉइंट देखो, सर सारे ही गलत करे जा रहे हो, ये भी काट दे, ऑल रॉन्ग। A right issue of share dilutes the shareholding of existing shareholder if they do not take up their rights.
अच्छा, कहता है राइट इशू नहीं लोगे तो आपकी होल्डिंग गिर जाएगी, आपकी पावर गिर जाएगी। क्या ऐसी बात मैंने डिस्कस की थी? अरे भाई, 3 लोग हैं हमारी कंपनी में, 3 ओनर है हमारी कंपनी के भाई। कैटरीना जी हैं, करीना जी हैं, करिश्मा जी हैं। कैटरीना जी, करिश्मा जी, करीना जी तीनों ओनर हैं हमारी कंपनी की, मान लो शेयर होल्डर हैं। हम राइट इशू लेके आए, मैनेजमेंट राइट इशू लेके आई, कैटरीना जी ने ले लिए, करीना जी ने ले लिए, करिश्मा जी ने शेयर्स नहीं लिए। उन्होंने कहा हमें और शेयर नहीं चाहिए इस कंपनी के, तो उनकी होल्डिंग अब गिरेगी ना, दोनों की ज्यादा हो जाएगी। जिसने लिया उसका ज्यादा हो गया, उसके पास ज्यादा चॉकलेट हो गई, और जिसने नहीं लिया उसका चॉकलेट्स कम हो गई। तो थर्ड सही है बिल्कुल। तो ध्यान रखना, कुछ टिप्स, कुछ प्रो टिप्स। प्रपोज डिविडेंड 2 मार्क्स में खूब आती है, क्या पता ये 4 का ही एक क्वेश्चन बन के आ जाए कुछ 2 मार्क्स का। प्रपोज डिविडेंड सिर्फ डिस्क्लोज होगा नोट्स में, नो अकाउंटिंग। डिविडेंड पेड हमेशा सोकी से जाएगा, एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कहाँ जाता है? पीएनएल में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अरे अगला ही पॉइंट ये लिखा था, पीएनएल में। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का सोकी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस कॉस्ट के मेन सारे पॉइंट्स हमने आपसे डिस्कस कर लिए। ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, वही है बातें कि डेट और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की क्या है अकाउंटिंग। 2 एक्स्ट्रा टॉपिक डिविडेंड और सोकी की थोड़ी बातें हैं, वो ध्यान रखना। बट अल्टीमेटली अकाउंटिंग देखो इतनी सी है, ये टॉपिक आप कभी सोच सकते हो कंपनी की अकाउंटिंग इस लेवल पे करनी है बस आपको? तो कर लो इसको, प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो। अच्छा टॉपिक है, पूरे लाइफ काम आता है। एफए में ही नहीं, एफआर में भी बेस इसके काम आते हैं, टर्मिनोलॉजीज काम आती हैं और आगे भी काम आती हैं। तो मिलेंगे फिर दोबारा कहीं और, किसी और शहर में, सॉरी किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।